नमस्कार। हम चर्चा कर रहे हैं वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। और अभी तक जो हमारी चर्चाएं हुई है वो हो चुके हैं वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के कारण क्या है और वैश्वीकरण के प्रकार कितने हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि वैश्वीकरण के प्रभाव क्या है। विभिन्न क्षेत्रों में वैश्वीकरण ने क्या प्रभाव डाला है, हम इसकी चर्चा करें। अब आप ये एक काम करें, अब आप लिख लें इसको। हाथों हाथ मैं समझाता जाऊंगा, आप को जो आवश्यकता हो उनको लिख लेना। आप खुद का एक डायग्राम बना लो छोटा सा। वैश्वीकरण के प्रभाव, सारी वापस वही प्रवृत्तियां अपन दोबारा दोहरा लेंगे जो थोड़ी देर पहले दोहरा रहे थे, वो सारी चीजें। वैश्वीकरण के प्रभाव हम सबसे पहले करेंगे कि वैश्वीकरण ने सांस्कृतिक प्रभाव क्या डाले। देखिए, वैश्वीकरण का जो सांस्कृतिक प्रभाव है वो परिलक्षित हुआ है मोनोकल्चर के रूप में और समरूपीकरण के रूप में, होमोजेनाइजेशन के रूप में। ये दो चर्चाएं हम कर चुके हैं और इंडिजेनाइजेशन के रूप में भी हम कर चुके हैं। अब हम विभिन्न विद्वानों के सिर्फ विचार देखेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि इस वैश्वीकरण के माध्यम से कुल मिला के अमेरिका ने पूरे संसार के ऊपर अपना सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित कर लिया है। हम अंग्रेजी फिल्में देखते हैं, हम अंग्रेजी साहित्य पढ़ते हैं, हम अमेरिकन चीजें हैं उनका यूज करते हैं। और गर्व की बात होती है कि जब हम कहां से लौट के आते हैं, हमारा कोई बेटा बेटी, उसको पढ़ने के लिए कहां भेजने की कोशिश करते हैं? अमेरिका। तो शिक्षा व्यवस्था हो, साहित्य हो, चाहे खान पान हो, चाहे फिल्में हो, चाहे कोई जीवन का और स्वरूप हो, हमारे लिए जो रोल मॉडल है वो कौन बने हुए हैं? अमेरिकन्स बने हुए हैं। सांस्कृतिक प्रभाव देखिए, इस सांस्कृतिक प्रभाव को एक समाजशास्त्री है रिटजर, वो कहते हैं कि मैकडोनाल्डाइजेशन हो रखा है। पूरे संसार का क्या हो गया है? मैकडोनाल्डाइजेशन। अब कई बार ये सीधा ही शब्द आता है कि ये जो मैकडोनाल्डाइजेशन शब्द है, मैकडोनाल्ड से बना हुआ है। और मैकडोनाल्ड, देखिए आप में से भले ही, हालांकि ये पीढ़ी तो हो ही नहीं सकता मैकडोनाल्ड को नहीं जानती हो। मैकडोनाल्ड चीन की एक रेस्टोरों की चेन है एक, ठीक है। आप कभी भी जाओगे WTP की साइड, वर्ल्ड ट्रेड पार्क की साइड, तो वहां जो गौरव टावर है उसके नीचे खुली हुई है, और बहुत सारी जगहों पे इसकी चेन खुली हुई है मैकडोनाल्ड की। मैकडोनाल्ड के पिज्जा और ये बच्चे खाने जाते हैं, बहुत सारे बर्गर भी हैं क्या? गुड, ठीक है। और वो फिर एक वो बड़ा सा बर्गर दिखाता है मैकडोनाल्ड, है ना, और उस ऐसे इसके साथ उसका प्रतीक चिन्ह वो बर्गर ही है ना, वो दो थेपड़ी सी बीच में वो टमाटर और वो डाल के, वो वही तो है बर्गर। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं इतना बड़ा हो गया मैंने बर्गर खाया नहीं है। मैं ये नहीं कहता, मैं गर्व कर रहा हूं मैंने बर्गर खाया नहीं है, कि मुझे कभी बर्गर खाने का मौका ही नहीं मिला। चलो, मैकडोनाल्डाइजेशन। रिटजर अमेरिका के इस बढ़ते सांस्कृतिक प्रभुत्व को, कल्चरल हेजेमनी को क्या नाम देता है? ये पड़ा है वैश्वीकरण का प्रभाव पूरे संसार के ऊपर। उसके बाद है बेंजामिन बार्बर। बेंजामिन बार्बर की एक पुस्तक है जिहाद वर्सेज मैकवर्ल्ड। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में फिर आएगी जिहाद वर्सेज मैकवर्ल्ड। मैकवर्ल्ड वही मैकडोनाल्ड वर्ल्ड है, अमेरिका और पाश्चात्य है। एक तरफ जिहाद है, एक तरफ मैकवर्ल्ड है।
जिहाद कौन करते हैं बताओ? मुस्लिम करते हैं। और मैकवर्ल्ड किसका है? ईसाइयों का। तो बेंजामिन बारबर भी जिहाद वर्सेस किस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं? मैकवर्ल्ड बात की बात कर रहे हैं। तो मैकडोनाल्डाइजेशन हो या मैकवर्ल्ड हो, बेंजामिन बारबर सांस्कृतिक प्रभुत्व अमेरिका का। ऐसी ही चर्चाएं करता है जोसेफ स्टिग्लिट्ज। पुस्तक यही करते थे जोसेफ स्टिग्लिट्ज। चलो बाद में करेंगे, इसका नाम याद रखना, थोड़ी देर में दोबारा चर्चा आएगी इसकी, जोसेफ स्टिग्लिट्ज की। ये जो अमेरिका का जो सांस्कृतिक प्रभाव बढ़ा है, इसको सांस्कृतिक प्रघात बोलता है, कि पूरे संसार की संस्कृतियों के ऊपर, जीवन पद्धतियों के ऊपर एक कल्चरल शोक लगाया है इसने, और छा गई है, उनको बर्बाद कर दिया इसने। सांस्कृतिक प्रघात, कल्चरल शोक। और परिणाम क्या निकला इसका? वैश्वीकरण का सांस्कृतिक क्षेत्र में। लिटरेचर कहता है अमेरिका का मैकडोनाल्डाइजेशन हो गया पूरे संसार का। बेंजामिन बारबर क्या कह रहा है? मैकवर्ल्ड तैयार हो गया है। जोसेफ स्टिग्लिट्ज कह रहा है सांस्कृतिक प्रघात है। ये कोई शब्दावली बेंजामिन बारबर की भूल तो नहीं रहा मैं? आप एक बार शब्दावली देखना बेंजामिन बारबर की। नहीं, मैकवर्ल्ड तो ठीक है, कोई शब्दावली पर्टिकुलर मेरे क्या पता नहीं क्यों दिमाग से स्लिप हो रही है, ताकि मैं उसका अर्थ समझा दूं आपको। चलिए, अब ये जो जिहाद वर्सेस मैकवर्ल्ड है, ये क्या तैयार करता है? ये तैयार करता है, हंटिंगटन के शब्दों में क्या तैयार होता है बताओ? हंटिंगटन के शब्दों में तैयार होता है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। हंटिंगटन, इसकी पुस्तक है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। अब ये जिहाद ईसाई और कौन लड़ रहे हैं? जिहाद मुसलमान और ईसाई, इस्लाम वर्सेस ईसाई। और हंटिंगटन भी कह रहा है कि 1990 के बाद जब से विचारधाराओं का संघर्ष बंद हुआ है, क्लैश किसके मध्य होने लगता है? अब आइडियोलॉजिकल क्लैश तो बंद हो गए, विचारधारात्मक संघर्ष बंद हो गए, इसकी बजाय अब कौन लड़ रही है? सभ्यताएं। और ये संस्कृतियों को क्या बोलता है? सभ्यता बोलता है। हम तो जिनको कल्चर बोलते हैं, इन कल्चरों को, कल्चर्स को सिविलाइजेशन बोलता है, सभ्यताएं बोलता है। ईसाई सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता, कन्फ्यूशियस सभ्यता, बौद्ध सभ्यता, हिंदू सभ्यता, ये झगड़ रही है। अब ये झगड़ क्यों रही है? ये है आइडेंटिटी प्रॉब्लम। ठीक है, सबके सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया है, सबकी पहचान मिटा के और भेड़ीकरण किया जा रहा है। अब ये शब्द मेरा है, देखो, भेड़ीकरण है। भेड़ीकरण क्या होता है? भेड़ें सारी क्या होती है? एक जैसी होती है। एक भेड़ मैं शुरू करेगी, दूसरी भेड़ भूखी नहीं होगी ना तो भी क्या करेगी कि पता नहीं इसके क्या हुआ है, अपने क्या करते, इसको देखा देखी मैं शुरू करते हैं। तो एक भेड़ पिज्जा खाएगी तो बाकी भेड़ें भी पिज्जा खाएगी। ठीक है, तो मैं तो बता रहा हूं। तो संसार का जो भेड़ीकरण हुआ, परिणाम क्या निकला कि कुछ लोगों ने कहा कि ये प्रवृत्ति है, इससे हमारी संस्कृति का क्या हो जाएगी? चौपट हो जाएगी। तो उन्होंने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी आइडेंटिटी जो थी उसको बचाने के लिए, पहचान का जो संकट आया, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस आया, उसके तहत उन्होंने क्या शुरू कर दिया? क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। और ईसाई सभ्यताओं का, ईसाई मूल्यों का, ईसाई विचारों का विरोध शुरू कर दिया। हंटिंगटन कहते हैं ये विरोध क्या करेगा? क्लैश ऑफ। तो जितने मध्य पूर्व में जो आग लगी हुई है, ये जितनी अरब बसंत क्रांतियां थी, जिसमें लीबिया, मिस्र, सीरिया, ये अब तक जल रहे हैं, इराक जल गया, अफगानिस्तान जल गया, ये सब क्या है? क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। ये कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति भी श्रेष्ठ है, तुम्हारी अकेलों की संस्कृति श्रेष्ठ नहीं है। अमेरिका चाह रहा है कि मैं इन पे लोकतंत्र थोप दूं, मेरा खान पान थोप दूं, मेरे कपड़े को थोप दूं, मेरी जो खुला जीवन पद्धति है उसको थोप दूं, ये जो बुरके वुरके पहनते हैं इनको हटा दूं। ठीक है, और इनको कह दूं तुम कब कहाँ घुमा करो, ये छोटी छोटी पैंट सी पहन के घुमा करो तुम, है ना, सबको हाफ पैंट पहना दो, चाहे पुरुष हो और चाहे औरतों। अब ये कहते हैं ये तो नहीं पहनेंगे हम तो अपने कपड़े पहनेंगे वो। ठीक है, पुरुष भी कहते हैं हम ऊपर वो क्या बांधेंगे, कपड़ा सा बांध के पैक रहेंगे, हम तो घाघरिया सा पहनेंगे, नहीं मानेंगे। ठीक है, मत मानो भाई,
तब इस मुस्लिम विरोध करते तो क्या खड़ा होता है, क्लैश ऑफ है। ये है वैश्वीकरण के कौन से प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव। आप इनको प्रभाव कह लो चाहे इनको आप दुष्प्रभाव कह लो। रिटजर मैकडोनाल्डाइजेशन शब्द बोलता है, बेंजामिन बार्बर जिहाद वर्सेस मैकवर्ल्ड, और इसी को बोलता है हंटिंगटन क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। और जोसेफ स्टिग्लिट्ज कह रहा है कि संस्कृति पे क्या खड़ा हो गया है, एक शोक, एक प्रघात लगा है पूरे वैश्विक संस्कृति के ऊपर, और उसका अमेरिकीकरण किया जा रहा है। तो ये अमेरिका का जो सांस्कृतिक प्रभुत्व ये बहुत ज्यादा फैल गया है, हमने चर्चा की। हमने एक ही प्रभाव देखा है, कौन सा, सांस्कृतिक प्रभाव। अब हम देखते हैं जो प्रभाव करेंगे वो कर लेते हैं, सिंपल सा प्रभाव कर लेते हैं। कौन सा, दो प्रभाव कर लेते हैं, फिर एक प्रभाव और करेंगे। वैश्वीकरण का पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरणीय प्रभाव किस रूप में सामने, ये हम चर्चाएं कर चुके हैं, इसमें हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है नहीं है। पर्यावरणीय प्रभाव इस रूप में आ रहा है कि अब क्लैश इस मुद्दे को लेके हो गया है कि जिसकी ज्यादा क्षमता है वो पर्यावरण संरक्षण के लिए खर्चा भी क्या करेगा, ज्यादा करेगा। तब 1992 में जब सम्मेलन हुआ, कौन सा सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, बताओ वहां कौन सी बातें उभरी। हाँ, वहां बातें उभरी कि अलग अलग जिम्मेवारियां साझा, लेकिन अलग अलग जिम्मेवारियां, क्योंकि क्षमताएं क्या है, अलग अलग, ये बातें उभरी। तो ये पर्यावरणीय प्रभाव है। दूसरा हम चर्चा कर लेते हैं इसकी, अपने वंदना शिवा। ये कोई व्यापक चर्चा नहीं है अपने पास करने के लिए। वंदना शिवा, वंदना शिवा की पुस्तक याद कर लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन, सॉरी, इकोलॉजिकल बैलेंस इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इकोलॉजिकल बैलेंस इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये पुस्तक है वंदना शिवा की, इकोलॉजिकल बैलेंस। वंदना शिवा कहती है कि ये जो पर्यावरणीय है ना, ये मुद्दा तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया है, लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीयकरण की वजह से क्या क्या चीजें पैदा हुई है। एक तो ये हमने बार बार कर लिया है कि पर्यावरणीय जाति भेद, एनवायरमेंटल अपार्थाइड्स पैदा हो गया है। ये तो आ गया एनवायरमेंटल कि करता कोई है और बरता कोई है। अब जो यूज करते हैं अधिकतर प्राकृतिक संसाधनों का, वो करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज के लोग। पर्यावरण प्रदूषण वो करते हैं, क्योंकि उनके पास उच्च तकनीक है, खूब सारा पैसा है, तो वो उस प्रदूषण से बच जाते हैं। झेलते कौन है? कल को ऑक्सीजन की दिक्कत आई, ग्लोबल वार्मिंग आएगी, वो तो अपने घरों में है वो लगा लेंगे। ग्लोबल वार्मिंग हुई तो वो तो घूमते हैं कौन सी गाड़ियों में, गाड़ी है, ऑफिस है, घर है, उनके सबके एसी है। तो थर्ड वर्ल्ड के देश भुगतेंगे इन सब चीजों को। ये भी जाति भेद हो सकता है। दूसरा ये क्या कह रहे हैं कि ये डंपिंग करते हैं। इनके यहां जितना भी कचरा इकट्ठा हो रहा है ना, इनके पास जगह नहीं है उस कचरे के लिए। तो आपने देखा होगा कि भारत में समुद्रों में, ये जो गुजरात और ये तट है, यहां बहुत सारे जहाज टूटने के लिए आते हैं पाश्चात्य देशों के, क्योंकि वो जब जहाज टूटते हैं उनमें बहुत सारा ऐसा कचरा भी निकलता है जो पर्यावरण के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। एक दूसरा, ये जितने भी ये मोबाइल और ये इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ये आपको पता है इनके अब पहाड़ खड़े होने लग गए हैं। अपन क्या करते हैं, मोबाइल को साल 2 साल यूज करते हैं, उसके बाद फेंक देते हैं। अब वो तो चीजें है नहीं जो डिग्रेडेबल हो, ये मिलती तो है नहीं, तो इनके ना पहाड़ खड़े हो जाते हैं। तो इनमें ना बहुत सारे खतरनाक तत्व होते हैं, आर्सेनिक और पता नहीं क्या क्या। तो ये क्या करते हैं पाश्चात्य देश, ये क्या भूमि उधार लेते हैं, किराए पे लेते हैं। किन से? उनके पास भूमि की कमी नहीं है, क्योंकि वहां तो जनसंख्या बहुत ही कम है। ये विकासशील देशों से, गरीब देशों से भूमि उधार लेके वहां उनके क्या लगा देते हैं, ढेर। अब वो कचरा उन देशों के पर्यावरण को प्रभावित करता रहता है। अब ये क्या करते हैं, परमाणु भट्टियां बनाते हैं, और परमाणु भट्टियों का कचरा है वो किसी देश से कहते हैं तेरी यहाँ भूमि दे, यहां डाल देंगे। तो ये अपना पूरा कचरा कहां डंप कर रहे हैं,
ये है वैश्वीकरण का प्रभाव। ये गरीब देशों में डंप कर रहे हैं और उनको इनकी समझ नहीं है। तो अब पर्यावरण है ये भी अंतर्राष्ट्रीय हो गया है, इसके भी दुष्प्रभाव किसके ऊपर ज्यादा झेलने पड़ रहे हैं? ये गरीब देशों को झेलने पड़ रहे हैं। अब हम करते हैं कि इसके आर्थिक प्रभाव क्या है। आर्थिक प्रभाव में एक तो हम चर्चा कर ही चुके हैं, अब उसकी कोई चर्चा नहीं करेंगे, वो है वालरस्टीन। कोई भी देश की अर्थव्यवस्था है अब इस वर्ल्ड सिस्टम से बाहर नहीं आ सकती। एक दूसरा हम कर चुके हैं कोहेन एंड नाय। कोहेन व नाय कर चुके हैं। इनका कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी। वालरस्टीन का कर चुके हैं वर्ल्ड सिस्टम मॉडल। ये तो बहुत ही पूछनीय शब्द है, वर्ल्ड सिस्टम मॉडल। अब हम चर्चा करेंगे रॉबर्ट कॉक्स क्या कह रहा है। वो बड़ी जोरदार बात कह रहा है। रॉबर्ट कॉक्स कह रहा है, अपने को समझने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए आर्थिक प्रभाव पड़ा क्या है। पूरा संसार है वो क्या कौन सी धारा में बह गया है? नियो लिबरल धारा में बह गया है। अब इस नियो लिबरल धारा से जो वैश्वीकरण पैदा हो गया, रॉबर्ट कॉक्स उसको कह रहा है कि अब हाइपर हो गया ये। इसको वो हाइपर लिबरल ग्लोबलाइजिंग कैपिटलिज्म कह रहा है। देखिए ये है इसका हाइपर लिबरल ग्लोबलाइजिंग कैपिटलिज्म। देखिए पहले हम ये तो शब्द सुनते आए थे लिबरल कैपिटलाइजेशन, क्योंकि लिबरलाइजेशन है वो किसको बढ़ावा देता है? कैपिटलिज्म को बढ़ावा देता है। उदारीकरण है वो पूंजीवाद को बढ़ावा देता है, सुनते आए। अब क्या वर्तमान का जो लिबरल पूंजीवाद है उसको उसने क्या नाम दिया है? ये बहुत ज्यादा तीव्र है, पूंजीवाद की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है, इसको वो कहता है हाइपर हो गया है। और हाइपर होने के साथ साथ क्या हो गया है? इतना तेज हो गया है कि पूरे संसार में फैल गया है। पहले अर्थव्यवस्था की पैरेलल पद्धतियां चल रही थी। पैरेलल पद्धतियां क्या चल रही थी? समाजवाद चल रहा था, पूंजीवाद के साथ साथ समाजवाद। उसमें पूंजी के ऊपर सार्वजनिक नियंत्रण था, राज्य नियंत्रण किया करता था, मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं चल रही थी, लोक कल्याण के बहुत सारे कार्य हो रहे थे। लेकिन 1990 के बाद देखो एक सेम टेंडेंसी पूरे संसार में आ गई है, चाहे वो पैदा की गई है वाशिंगटन सहमति के द्वारा और चाहे वो पैदा की गई हो संरचनात्मक समायोजन प्रोग्राम्स के द्वारा। पूरे संसार में निजीकरण, उदारीकरण बढ़ गया है। पूरे संसार में डाउन साइजिंग गवर्नमेंट आ गई है और रोलिंग बैक द स्टेट आ गया है और कल्याणकारी राज्य का आकार बहुत ज्यादा घट गया है। अब बताओ ये जो लिबरल कैपिटलिज्म होता है, उदार पूंजीवाद होता है, काय पे बल देता है? बताओ। ये एस शेप के ऊपर बल देता है, ये निजीकरण पे बल देता है और ये निजी पूंजी पे बल देता है। शब्द याद आ गए आपको? ये बल देता है। देखो आप अपन उदार पूंजीवाद करते हैं, पहले उदार पूंजीवाद। तो ये हम जब उदारवाद एज ए आइडियोलॉजी किया था तो हमने कहा कि ये व्यक्तिवाद को जन्म देता है, ये प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है, ये निजीकरण को बढ़ावा देता है, ये खुले बाजार को बढ़ावा देता है, फ्री इकोनॉमी को बढ़ावा, ओपन मार्केट, फ्री इकोनॉमी, इनको बढ़ावा देता है उदार पूंजीवाद। अब हुआ क्या है? अब जो उदार पूंजीवाद का जमाना नहीं है, बल्कि अब इच्छा स्वेच्छा तंत्र लिबर्टेरियनिज्म आ गया और नियो लिबरलिज्म आ गया। इसने क्या किया है? एक देश की सीमा ला के पूरे संसार में बहुत ही तेजी से क्या लागू कर दिया है? लिबरल कैपिटलिज्म लागू कर दिया पूरे ग्लोब में बहुत ही तेज गति से। तो रॉबर्ट कॉक्स कहता है कि अब न तो समाजवादी व्यवस्थाएं बची है, न ही मिश्रित व्यवस्थाएं बची है। कल्याणकारी राज्यों का आकार कम हो गया और सब जगह क्या छा गया है? पूंजीवाद छा गया है। पूंजीवाद जो सब जगह छा गया है आर्थिक क्षेत्रों के अंदर, उसी को रॉबर्ट कॉक्स क्या कह रहा है? हाइपर लिबरल ग्लोबलाइजिंग कैपिटलिज्म कह रहा है।
ये शब्दावली याद रखना। ये किस वजह से हुआ है? उदारीकरण का प्रभाव है, ये सॉरी माफी चाहूंगा, भूमंडलीकरण का ये प्रभाव आया है, अर्थव्यवस्था पे ऐसे प्रभावित किया है। और देखते हैं और क्या क्या हुआ है, ऊपर लिख लेते हैं। एक और है विचारक नाओमी कलेम, इनका ये कहना है कि अब आपदा पूंजीवाद तैयार हो गया है। आपदा पूंजीवाद, डिजास्टर कैपिटलिज्म, ये एक नया ही शब्द है, आपदा पूंजीवाद। आपदा पूंजीवाद में क्या होता है कि अब है ना, इस पूंजीवाद में आपदाएं बहुत ज्यादा आने लग गई है। हर 10 साल बाद आप देखते हैं कि देश के देश बर्बाद हो जाते हैं। 1997 की मंदी आई और देखते ही देखते सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस और इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्थाएं ढह गई। पूंजीवाद इतना ज्यादा इंटरकनेक्टेड हो गया है कि अब ये सरकारों से संभलता ही नहीं है। एक देश में मंदी आती है और देखते ही देखते पूरे संसार में आपदाएं खड़ी हो जाती है। एक देश का शेयर बाजार कल क्रैश होता है और पूरे संसार के शेयर बाजार को प्रभावित कर जाता है। एक बैंक बंद होता है, बड़ा बैंक, और पूरे संसार में मंदी आनी शुरू हो जाती है एक बैंक के बंद होने से। यह प्रभाव हो गया है। अब पूंजीवाद है, उसमें बहुत ज्यादा क्या आने लग गई है? आपदाएं आने लगी है। क्यों? क्योंकि इसका स्वरूप बहुत ही बड़ा और इंटरकनेक्टेड हो गया है। अब एक देश में पूंजीवाद का संकट विभिन्न देशों को ऊपर प्रभावित करने लगा है। तो पूंजीवाद में जो आपदाएं आ रही है वो कम आ रही है, ज्यादा आ रही है? देखिए, पहले हमने सुना कि पहले देखो पूंजीवाद कब का आया है, तो ये बताओ। पूंजीवाद ये मान लो कि जब से औद्योगिकरण हुआ, 19वीं सदी का मान लो 1800 के बाद आया, 20वीं सदी का मान लो 1901 के बाद। लेकिन वो 100 साल थे ना, इतनी ज्यादा मंदियां नहीं आती थी। हमने जो पहली मंदी सुनी वो सुनी 1930 में, महामंदी सुनी। उसके बाद हमने 1998 तक ऐसी कोई चर्चाएं नहीं सुनी। 1997-98 लेमन ब्रदर्स शायद उस टाइम डे थे, 2008 में भूल रहा हूं, अमेरिका के कुछ बैंक डे थे और वहां गड़बड़ हुई थी। उस वजह से पूर्वी एशिया की कई अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो गई थी 1997-98 में। अब जो आपदाएं आती है वो हर 2, 4, 5, 10 साल बाद आ जाती है। पहले 40, 50, 60 साल तक कोई आपदा नहीं आती थी। तो अब नाओमी कलेम कहती है कि इस वैश्वीकरण की वजह से जो पूंजीवाद है ये बहुत ज्यादा क्या लेके आता है? आपदाएं लेके आता है, आपदा पूंजीवाद। अब हम एक और चर्चा करते हैं, वो है सुसान स्ट्रेंज। सुसान स्ट्रेंज कहती है कि अब कैसीनो कैपिटलिज्म आ गया है, कैसीनो पूंजीवाद। कैसीनो पूंजीवाद कौन सा पूंजीवाद होता है? कैसीनो क्या होता है पहले ये बताओ। हाँ, कई जानते हैं, वो लगाते हैं ना, गोल गोल घूमता है और पैसे लगाते हैं, पढ़ा ना, जुआ। अब संसार में क्या खड़ा हो गया है? पागल हो गई है पूंजी, मैड मनी है, वो दौड़ती है। और वो दौड़ती है ना तो वो दाव लगाती है बहुत भारी। तब एक कंपनी आती है कि 50 दिन में रुपए दुगने, 100 दिन में रुपए दुगने। मल्टीनेशनल कंपनीज आती है, देखते ही देखते अडानी और अंबानी के शेयर्स हैं वो सिर चढ़कर बोलने लगते हैं और फिर एकदम से ढह जाते हैं। कैसीनो में बताओ कौन कमाता है? जो कैसीनो में खेलने जाता है वो कमाता है, या जो कैसीनो का मालिक होता है? मालिक कमाता है। तो कैसीनो कैपिटलिज्म आया है। ऐसा कैपिटलिज्म जो अंततः आम आदमी की पूंजी को डुबो देता है, क्योंकि अब आप जो इन्वेस्ट करते हैं वो कहां करते हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनियों में करते हैं। ये कंपनियां तो कभी घाटे भी नहीं जाती, घाटे में जाता है इनमें इन्वेस्ट करने वाला आदमी। तो ये मैड मनी, पागल धन जो पूरे संसार में दौड़ रहा है, यहां से वहां बहुत ज्यादा
वो क्या बोलते हैं, कमाई के चक्कर में वो क्या पैदा करता है संसार में, कैसीनो कैपिटलिज्म। आप क्यों जाते हैं कैसीनो में जुआ खेलने के लिए, बताओ क्यों? ताकि 2-4 दांव लगाए और करोड़पति हो जाए, इसलिए जाते हैं। तो ये प्रवृत्ति बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। अब लोग रातों रात क्या होना चाहते हैं, अमीर और धनवान होना चाहते हैं। तो इस संसार में ये आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा है, क्या तैयार हो गया है, कैसीनो कैपिटलिज्म। अब मेरी एक बात कान खोल के सुन लेना, सारे के सारे, सिर्फ लड़कों से कह रहा हूं मैं। थोड़े दिनों में भगवान ने चाहा तो आपकी क्या लग जाएगी, नौकरियां लग जाएगी, ठीक है। अब नौकरी लगने के बाद आप बेल्ले हो जाओगे, बेल्ले, कोई काम नहीं होगा, क्योंकि अपनी मूल प्रवृत्ति है वो पढ़ाई की तो है ही नहीं, मजबूरी में आए हैं पढ़ने के लिए, तो है ना। तो पढ़ाई छोड़ देंगे, पढ़ाई छोड़ते ही बेल्ले होंगे तो दिमाग को काम चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है। काम चाहिए तो क्या करें, क्या करें? तो आजकल ऐड आते हैं, लोटो पोटो ड्रीम, वो क्या था, ड्रीम 11, ये वो, वहां दाव लगाना शुरू कर देंगे कि यार ये गाड़ी लेके आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, तो नौकरी करते हुए 20 साल हो गए यार, आप क्या करते हैं, हाथों आती उसके जैसी गाड़ी लाना चाहते हैं, उस जैसे घर बनाना चाहते हैं। आपके सौपंथ भी क्या है, उनको देख देख के क्या है, आप हीन भावना में आते हैं तो उसकी बराबरी करना चाहते हैं। तो आप क्या करते हैं, ड्रीम 11 पे दांव लगाते हैं। क्यों, पढ़ाई लिखाई चिंता है नहीं, तो आप ड्रीम 11 पे दांव लगाते हैं और देखते देखते आप काय में फंस जाते हैं। कैसे? जुए घर का ही मालिक फायदे में रहता है, जुए खेलने वाले कभी भी फायदे में नहीं रहते। कितने एक लोग हैं जो जुआ खेल खेल के और ऐसे गेम खेल के करोड़पति हो गए। फिर वो उदाहरण देते हैं, मैं पहले कुछ नहीं जानती थी, फिर हाँ, मेरी ननद ने मुझे बताया कि तू अगर घर पे फ्री है तो ऐसे करके तू टीम बना, थोड़े दिनों में तू टीम बनाएगी तो वो टीम करोड़ों जीतेगी। ऐसे करके मैं पिछले दिनों मेरे पति से ज्यादा कमाने लग गई हूँ, और मेरे पति से भी मैंने कह दिया है कि आप भी काम छोड़ के क्या बनाए, ड्रीम 11 और खेले, क्रिकेट क्रिकेट खेले। तो अब ये थोड़े दिन खेलोगे आप, इसको हम कौन सा पूंजीवाद कहते हैं? ये काम मत करना। मैं आपके सामने एक प्रत्यक्ष उदाहरण हूं। मुझे एक ऐसा सपना दिखाया गया था, वो दौर वो था जब भारी बेरोजगारी फैली हुई थी, भारी बेरोजगारी, और उसको मैं दुष्परिणाम बताता हूं आपको। कोई काम नहीं था, एसआई का एग्जाम हुआ तो एक मेरा दोस्त मेरे पास बार बार आया करता था कि भाई जी अब क्या करोगा। मैं डीबीएन हॉस्टल है यहाँ, दादा भाई नौरोजी, उसमें रहा करता था, पीएचडी किया करता था। शादी होने वाली थी तो उसने कहा भाई जी थर ब्याह उसी थी कि करो ही को नहीं, तो करा के नौकरी को नहीं आया मेरे को, क्यों 7-8 साल नौकरी आई नहीं, तैयारी करते थे, एसआई का एग्जाम दे लिया। वो बोला मेरे पास एक प्लान है, बता, वही डबल ट्रिपल वाला प्लान। वो मुझे दिल्ली ले गया, वहां एक कोई जापान लाइफ करके गद्दे बेचने वाली कंपनी थी। वो गद्दा बेचती थी 1 लाख रुपए में, और वो क्या कहती थी, दिखाती थी उसमें मैग्नेट्स लगे हुए हैं, इससे ब्लड ऐसे सर्कुलेट होगा, और वो ये दिखाती थी कि इस गद्दे पे सोने के बाद सारे रोग क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, हमने कहा कि आप गद्दा खरीदो 1 लाख रुपए का, इससे क्या होगा, ऊपर ऊपर ऐसे वो था, ये मल्टी लेयर सिस्टम था, जिसको आप क्या बोलते हो, चेन सिस्टम था। तो मेरे ऊपर वाले ने झट से 33,000 रुपए कमा ली, उससे ऊपर वाले ने 5 कमा ली। गद्दा था कोई 4-5 हजार का बिकता था, 1 लाख में सारा पैसा बंटता था। तो मैंने भी लाख रुपए उसमें लगा दिए। फिर मुझे कहा भी मैं कितने दिन में, कि भाई जी आपके पास तो संकट आएगा ना, वो पैसे रखने का आएगा, कमाने का संकट तो, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण डिवाइस है कि अगले दिनों में हर घर में होगा ये डिवाइस, क्योंकि सब है तो वो रोग से ग्रसित है, तो सबको इलाज चाहिए। तो मैंने गलती से वो ले लिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, आगे मैं किसी को जोड़ नहीं पाया, मुझे बाद में पता चला कि झूठ का एक क्या खड़ा किया गया था, बहुत बड़ा बाजार। अब वो ऐसे खड़ा किया गया था कि मेरे आसपास ना वो काउंसलिंग करते हैं वो लोग, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे इशारा कर देते हैं कि मुर्गा आ गया है, अब इसकी क्या कर दो, कटिंग कर दो। तो बेटे वो क्या बात करते हैं, भाई इस बार क्या प्लान है? भाई प्लान क्या है, इस बार तो स्विट्जरलैंड की हरी भरी वादियों में 2 महीने लगाने का इरादा है। ठीक है, तो भाई इस बार गाड़ी कौन सी लाए? कि गाड़ी भाई इस बार तो वो स्टार वाली, 5 स्टार जो गाड़ी ना, गोल गोल वाली, हाँ ऑडी लाएंगे क्या इस बार, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार, तो वो ऐसे दूसरे को सुना के ताकि ये भी फंस जाए, आपसे सहयोगी होते हैं वो सारे। मैंने कहा भाई ये तो अपने जल्दी क्या हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। मैं जब बाहर निकला ना, तो वो सारे के सारे पैदल बसों में लिफ्ट लेके जा रहे थे।
लेकिन तब तक मैं पैसा लगा चुका था। तो मैं स्विट्जरलैंड जाने को छोड़ मेरे घर लेना मुश्किल हो गया था। अब देखो उसका, अब मैं बताता हूँ भी बेरोजगारी में उस टाइम आज से 20 साल पहले 1 लाख रुपया बहुत ही था, और वो भी मैंने बाजार में ब्याज ले लिया। 1 लाख रुपए ब्याज पे लेते तो महीने का खर्चा ब्याज कितना आता है? मैंने 2 रुपए सैकड़ा साधारण ब्याज चलता था, सबसे लेता था। तो मेरे कितने आते थे महीने के? 2,000। मूल तो वहीं खड़ा है, ब्याज कितना आ रहा है? 2,000। और मुझे मेरे पिताजी उस टाइम जो खर्चा आता था पूरे महीने का, वो 2,500 से 3,000 आता था। अब मैं 2,000 रुपये तो ब्याज के चुका हूँ, और 500 रुपये में क्या चलाऊं? अपना हॉस्टल का खर्चा चलाऊं। हालत खस्ता हो गई थी। परिणाम स्वरूप में डिमोरलाइज हो गया। जो मेरे में इतना कॉन्फिडेंस हुआ करता था वो चला गया। वो कॉन्फिडेंस तब आया जब मैं सरकारी नौकरी चल के और मैंने नेतागिरी शुरू की शिक्षक संघ शेखावत में। तब मैं जाके कहाँ जाने लगा? स्टेज के ऊपर जाने लगा और मैंने बोलना शुरू किया। तब जाके मेरा कर्जा उतरा। तो कभी भी किस में मत फंसना, कैसिनो कैपिटलिज्म में मत फंसना कभी भी। ये जो कंपनियां कहती है ना 3 दिन में 5 दिन में और ये कर दोगे, सामान बेच दो, ये दूर ही रहना कि भाई मुझे करोड़पति नहीं होना। मैं आपके सामने स्पष्ट उदाहरण हूं, ठीक है। मैंने एक चीज देख ली है, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक आपके पास पैसा कमाने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आज ही गांठ बांध लेना मेरी तरफ से। तो कोई भी जो तुम्हें 2 दिन में 10 दिन में डबल की है उससे तो दूर रहना, पर्याप्त दूरी बनाए रखना। इसमें फंसते कौन है? मैं आपको फिर बता दूं, दुनिया का सबसे होशियार जो प्राणी होता है वो मास्टर होता है। मान के चलो सब्जी भी खरीदेगा तो 11 रेडियो पे जाके फिर खरीदेगा, और शाम के टाइम खरीदेगा जब सारे लोग सब्जी खरीद चुके होंगे, उसके बाद जाएगा वो। और वो जब आती है ना पैसे लगाने वाली स्कीम, तो सबसे पहले वो लगाता है, सबसे पहले वो लगाता है। उसको बहुत ही तेजी से बहुत ज्यादा पैसा चाहिए उसको। दूसरे कांस्टेबल होते हैं पुलिस वाले, ये डीएसपी और ये सीआई, इनका क्या होता है? पैसा आसानी से आया होता है। तो ये सोचते हैं कि इतना ही आसानी से पैसा आता है जितना हमारे पास अब से पहले आया है, तो भागेगा कहां? कुंडी पकड़ लेंगे, यहां से पकड़ लेंगे, साड़ी को पटक देंगे, 4 गाड़ियां और देते हैं उसको, लगा देंगे पैसा, भागेगा कहां? अब वो देखते देखते वो रफू चक्कर हो जाता है। मान ले पकड़ भी लिया तो जेल में जाएगा, पैसे थोड़ी वापिस आएंगे। तो एक तो पुलिस वाले डूबते हैं, दूसरे कौन डूबते हैं? शिक्षक। ध्यान रखना, उसमें व्यापारी कभी भी डूबता, उसको पता है कि पैसा बहुत ही मेहनत से कमाया जाता है। तो 2 चीजों का ध्यान रखना, ये क्या, किस में मत फंसना, कैसिनो कैपिटलिज्म में। तो मैंने आपको नाओमी क्लेम का क्या बताया? डिजास्टर कैपिटलिज्म, ये है आर्थिक प्रभाव पूंजीवाद के, इसके वैश्वीकरण के। सुसान स्ट्रेंज का कैसिनो पूंजीवाद। अभी अभी बहुत सारी ऐसे वो क्लैश हुए हैं। ये जो पूरा संजीवनी घोटाला चल रहा है, ये क्या है? ये सारा कौन सा क्या है? कैसिनो कैपिटलिज्म है। ये जो आपने देखा होगा, ये है अभी पीछे भी कुछ कंपनी आई थी, इंटरनेट के ऊपर कंपनियां चलती है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, पैसे बढ़ रहे हैं, आपको ऐसे ऐसे दिख रहे हैं। अब कंप्यूटर में चित्र बढ़ रहे हैं आपके, है ना, पैसे ऐसे ढर 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 ढर, और पता चला कि सारा साफ हो गया है। आप विश्वास नहीं करें, मैंने लोगों को आत्महत्या करते हुए देखा है। अच्छा, मैं 10th में एग्जाम दिया करता था, एग्जाम ड्यूटी। तो एक मास्टर जो आते फू फू फू, वो बहुत ही जल्दी, वो पूछो मत, पैसे लूट गए, पैसे लूट गए मतलब। तो मैं को यार इतने पैसे लूट गए हैं, तो 3 घंटे की ड्यूटी के सरकार 120 रुपए देती है, तो रोने के लिए आते, तो घर रहा करना तू। तो मैं तो उसको समझ गया, मेरे को इन्ना होते करोड़पति के चक्कर में फंसे हुए। क्या कहा आपको? क्या पता मेरे को, जो इतनी जल्दी करते हैं ना, वो कौन लोग होते हैं? करोड़पति। और आप इन मास्टरों पे डेकोरम मारना चाह रहे हो, जितने ड्यूटी देने आते हैं 10th के बोर्ड एग्जाम में, ये गुरुजी पता है इनके पास कितना ही काम है, ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी भागते हो और इनको माहौल बना रहे हो ताकि ये भी आपके चक्कर में फंस जाए। नहीं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इंटरनेट पे बैठते हैं, ये कर रहे हैं। मेरे को ये ज्ञान मुझे देने, मैं इस ज्ञान को 8 साल पहले ले चुका हूं, ये किसी और को दो। 6 महीने बाद मिले ना, तो इलाज चल रहा था पागल खाने के यहाँ डॉक्टर का। मगर क्या हुआ कि भाई जी पूछो ना, 6 लाख रुपया तो मेरा लग गया, 12 लाख मेरी बहन लगाया मेरे कारण, कि भैया तू भी कमा मैं भी कमाऊं। तो भाई अब मन के मैंने बे भी पीसा दी, तो बहन का पीसा तो देना पड़सी। 18 लाख नीचे तो मैं 2 जना घर का आ गया, और मैं कई और लगाया, 20 लाख और है मेरी। तो पूरी जिंदगी कपड़ा बेचो तो ही को नहीं उतरा है, डील बेचे ही को नहीं उतरा है। तो ऐसा मत करना कभी भी। ये क्या होता है, देखिए मैं आपको क्या चीज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उम्र के जिस दौर से आप गुजर रहे हो ऐसी गलतियां करते हो। तो कई बात क्या है कि मैं आपको बातें बता दूं ना, वो आपके व्यवहार में काम आती है। जैसे मुझे कोई जाने से पहले कह देता ना कि बेटा तू वहां मत फंस, तो मैं नहीं फंसता। तो आप ध्यान रखना इन चीजों का। हमने क्या चर्चा की है? कैसिनो पूंजीवाद।
तो हमने पर्यावरणीय, हमने वंदना शिवा की चर्चा की, आर्थिक प्रभाव में वालरस्टीन की, कोहेन एडनाई की, रॉबर्ट कॉक्स की, नाओमी कलेम और सुसान स्ट्रेंज की। धीरे धीरे याद हो जाएंगे, बाई चांस मिलान करना आता है इसलिए करवाए हैं क्योंकि आजकल सीधी क्या पूछते हैं, तो शब्दावली पूछते हैं आपसे, इसलिए करवाए। अब मैं जो अगली चर्चा करूंगा वो चर्चा करूंगा इसके राजनीतिक प्रभाव क्या है, वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव। बेग ना चको या एक कई बेग चके, क्यों जल्दी जल्दी है क्या, वहां इंटरनेट पे पैसे बढ़ रहे हैं क्या? हाँ, तो जल्दी जल्दी जाके पैसे कमाएंगे। वैश्वीकरण के कौन से प्रभाव? राजनीतिक प्रभाव। अच्छा, मैं आपको बताऊं उसके परिणाम क्या निकले। वो ना मैं मेरे पे परिणाम बताता हूँ, इतने ज्यादा डिमोरलाइज होते थे कि आपकी व्यक्तित्व की हत्या हो जाती है और आप लोगों से नजरें चुराने लगते हो जैसे आप चोर हो। आपको जब घाटा हो जाता है ना, आर्थिक घाटा, तो जीवन है ना बहुत ही वो दुष्कर हो जाता है। तो आप ध्यान रखना, वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभावों की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, हम ये चर्चा कर चुके हैं कि वैश्वीकरण की वजह से जो राज्य है, राष्ट्र राज्य, ये अब मेन एक्टर नहीं रहते, एक्टर चेंज हो जाते हैं। अब जो एक्टर होते हैं वो या तो ट्रांसनेशनल हो जाते हैं या सुपरनेशनल हो जाते हैं। ट्रांसनेशनल, जो नेशन से परे हैं, नेशन से बाहर है, प्राराष्ट्रीय। जैसे मैंने कहा, अब तैयार हो जाती है एमएनसीज, अब भूमिका निभाते हैं एनजीओज, अब भूमिका निभाती है सिविल सोसाइटीज, अब जो भूमिका निभाते हैं और आतंकवादी समूह, अब भूमिका निभाता है मीडिया। ये चलाते हैं अब समाज को, इनको ट्रांसनेशनल एक्टर्स बोलते हैं अपन। दूसरे सुपरनेशनल होते हैं। ट्रांसनेशनल देखिए सरकारी नहीं होते, ये देखो एमएनसीज, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, आतंकवादी समूह और मीडिया, ये सरकारी नहीं है। दूसरी तरफ होते हैं सुपरनेशनल एक्टर। सुपरनेशनल एक्टर में आप मान लो डब्ल्यूटीओ है, यूएनओ है, ये एक नेशन से ज्यादा जो है, अधिराष्ट्रीय कह लो, सुपरनेशनल, सुपर टेरिटोरियल बोल लो इनको, ये आ जाते हैं। यूएनओ महत्वपूर्ण हो जाता है, डब्ल्यूटीओ महत्वपूर्ण हो जाता है, ये आया आपके क्षेत्रीय आर्थिक संगठन में, तो ईयू है, आसियान है, अफ्रीकन यूनियन है, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो राष्ट्र राज्य है ये कमजोर होने लगते हैं। अब इसको, ये जो आपने विचारधारा का अंत वाला था, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, डेनियल बेल। डेनियल बेल कहता है कि ये आपका वो राष्ट्र राज्य के ऊपर क्या गया है, कौन सा संकट बोलता है, प्रादेशिक संकट। राष्ट्र राज्यों के ऊपर प्रादेशिक संकट की चर्चा करता है। अब जो राज्य हैं वो, ये क्या नाम, नाओमी क्लेम कर लो। नाओमी क्लेम कहती कि क्या हो गए हैं ये, संसार क्या हो गया है, बॉर्डरलेस हो गया है। अच्छा, नाओमी क्लेम कहा कि केनिची ओहमे, सॉरी, केनिची ओहमे, ये कहता है संसार कैसा हो गया है, बॉर्डरलेस हो गया है। और किस किस को करें, अपने पास कितने थे करने के लिए, रुको अब ये धीरे धीरे याद आएगा। स्कोल्टे कहता है कि अब पोस्ट सोवरेन स्टेट तैयार हो गए हैं। ये पोस्ट सोवरेन स्टेट कौन से होते हैं बताओ? अब ये क्या है, अब सोवरेन से आगे, संप्रभुओं से आगे वाले स्टेट तैयार हो गए, इनको अपन कौन सा बोलते हैं, पोस्ट सोवरेन स्टेट बोलते हैं। अब बताओ रॉबर्ट कॉक्स क्या कह रहा है,
अब राज्य का क्या हो गया है, अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया है। और स्कोल्टे ऐसे शब्दों को क्या बोलता है, राज्य अब सुपर टेरिटोरियल हो गया है। एक और है इसमें, फिलिस्कटीन है कि फिलिस्कटीन, ऐसा एक अजीब सा नाम है। वो कहता है कि अब जो है वो सत्ता है, ऐसी सत्ताएं तैयार हो गई है जो संप्रभुता विहीन है। अब सत्ता संप्रभुता विहीन या संप्रभुता विहीन सत्ताएं तैयार हो गई है। सत्ता को बाद में लिख लेना, संप्रभुता विहीन सत्ता, इसको समझते हैं ये क्या है संप्रभुता विहीन सत्ता। WTO के पास संप्रभुता है क्या, फिर भी चलती है उसकी। IMF और वर्ल्ड बैंक के पास कोई संप्रभुता नहीं है, फिर भी वो अपनी चलाते हैं। EU के पास कोई संप्रभुता नहीं है, फिर भी वो अपनी चलाता है। तो अब कैसी सत्ताएं, कैसी अथॉरिटीज तैयार हो गई है जो लेस सोवरेनिटी लेस है, जिनके पास संप्रभुता नहीं, उसके बावजूद उनकी चलाती है। ऐसी वैध सत्ताएं तैयार हो गई, लोग उनकी बात मानते और स्वीकार और करते हैं। तो स्कोल्टे कह रहा है पोस्ट सोवरेन स्टेट तैयार हो गया। रॉबर्ट कॉक्स कह रहे हैं राज्य का अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया। ये फिलिस्कटीन कह रहा है सत्ता का क्या हो गया है, सत्ता कैसी हो गई है, संप्रभुता विहीन हो गई है। अब जो राज्य है ये हाइपर ग्लोबलाइज हो गए। हेल्ड बोलता है कि ये क्या हो गए हैं, हाइपर ग्लोबलाइज, ये हाइपर ग्लोबलाइज हो गए। और एक बेब जोसेफ है, या मैंने गुल्टर नहीं बोल दिया, बेब जोसेफ है, कि वर्तमान के राज्य ये कैसे हो गए हैं, सुम्पिटीरियन प्रतिस्पर्धी राज्य हो गए। ये शब्द पूछते हैं ऐसा ही कि ये सुम्पिटर वाले प्रतिस्पर्धी राज्य तैयार हो गए, सुम्पिट्रियन प्रतिस्पर्धी राज्य। बॉब जोसेफ ये बोलता है, ये सुम्पिटेरियन प्रतिस्पर्धी राज्य का तात्पर्य ये है कि सुम्पिटर कहता है कि एक राज्य की विशेषता क्या होती है। एक राज्य की ये विशेषता होती है कि यहां बहुत सारे क्या होते हैं, प्रतिस्पर्धी समूह होते हैं जो आपस में सत्ता प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। वर्तमान में बहुत सारे ऐसे समूह तैयार हो गए हैं वैश्विक लेवल के ऊपर जो आपस में क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा। तो एक देश की बजाय अब कहां आ जाओ, बाहर आ जाओ, जहां विभिन्न राज्य आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, चाहे वो आर्थिक हितों को लेके कर रहे हो। अमेरिका है, चीन है, EU है, जापान है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, वैश्विक लेवल के ऊपर अपना आर्थिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आपस में क्या कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। और सुम्पिटर का जो पूरा ही ध्यान था वो इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा था। तो अब वर्तमान के जो राज्य है ये कौन सी प्रतिस्पर्धा ज्यादा कर रहे हैं, आप बताओ। आर्थिक प्रतिस्पर्धा ज्यादा कर रहे हैं। राज्यों का पूरा ध्यान ही आर्थिक रूप से मजबूत होने के ऊपर है। इसलिए सुम्पिटर, ये बॉब जोसेफ क्या बोलता है, ये कैसे राज्य है, सुम्पिटेरियन प्रतिस्पर्धी राज्य पैदा हो गए। आर्थिक लेवल के ऊपर भारी कंपटीशन चल रहा है। तो ये हमने वैश्वीकरण के वो प्रभाव देखे जिन्होंने किसको प्रभावित किया है, राज्य को। डेनियल बेल कहता है राष्ट्र राज्य के ऊपर कैसे संकट आ गए हैं, प्रादेशिक संकट। हेल्ड कहता है हाइपर ग्लोबलाइज हो गया है संसार। केनेचियो में कहते हैं कि अब संप्रभुता कैसी हो गई है, बॉर्डरलेस हो गई। स्कोल्टे बोलते हैं पोस्ट सोवरेन स्टेट तैयार हो गए। रॉबर्ट कॉक्स बोलता है राज्य का अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया। फिलिस्कटीन बोलता है संप्रभुता विहीन सत्ताएं पैदा हो गई है। और बॉब जोसेफ बोलता है सुम्पिटेरियन प्रतिस्पर्धी राज्य पैदा हो गए। ये हमने वैश्वीकरण के कौन से प्रभाव देखे हैं कि इसने राज्य की राजनीति को, राज्य संप्रभुता को कैसे प्रभावित किया है, ये किया। अब आप इनको ना एक जगह लिखे, इनको दो एक बार पढ़ोगे, इनकी छवि बन जाएगी आपके मन में। आजकल या तो इनमें मिलान करना नहीं आता, सीधा ही पूछता है कि ये शब्दावली का प्रयोग किसने किया है। अब जो मुद्दा बचा है, नहीं बचा है, बस आज कंप्लीट हो जाएगा, वो ये बचा है
कि ये जो वैश्वीकरण है इसने थर्ड वर्ल्ड के ऊपर क्या प्रभाव डाला है। अंतिम टॉपिक है अपना, थर्ड वर्ल्ड और वैश्वीकरण। वैश्वीकरण व तृतीय विश्व, ज्यादा कुछ चर्चा नहीं करेंगे। कुछ विचारक ये कह रहे हैं कि वैश्वीकरण ने थर्ड वर्ल्ड को बर्बाद कर दिया है। ऐसे में है एक बेल्डन बेलो, इनकी तो पुस्तक ही है डी ग्लोबलाइजेशन। कुछ इतना ही तो करना है, वैश्वीकरण और तृतीय विश्व। डी ग्लोबलाइजेशन, इन्होंने कहा है कि इस वैश्वीकरण का जो फायदा उठाया है वो किसने उठाया है? पाश्चात्य देशों ने। और पाश्चात्य देश ने अपनी पूंजी, अपने विचार, अपनी संस्कृति और अपनी वस्तुएं और अपनी एमएनसीज कौन से देशों में थोप दी है? थर्ड वर्ल्ड में। और इसने तैयार कर दिया है न्यू कॉलोनियलाइजेशन का एक और संस्करण। पहले जो नियो थी, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, वो अब नियो तैयार हो गया है, या इसको अपना सॉरी मैं लियो, नियो, ये दो क्या है? नियो की तो मांग ही नहीं उठती आजकल, क्योंकि अब क्या है चल रही है? लियो चल रही है, लिबरल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। पूरे संसार में कौन सी धारा बह रही है? लिबरल। पूरी जो इंटरनेशनल इकोनॉमी है उसकी व्यवस्था कैसी हो गई है? उदारवादी। ये तो बातें ही खत्म हो गई है नियो वाली। नियो है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नया अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। ये विकासशील देश मांग करते थे कि लियो की बजाय क्या आए? नियो आए। तो इसने तो ग्लोबलाइजेशन ने तो लियो को और ज्यादा मजबूत कर दिया है, और अब नियो की जो मांग कर रहे थे वो बंद कर दी है विकासशील देशों ने। इनकी आवाज अब नकार खाने में क्या हो गई है? तुत्ती हो गई, और कुछ नहीं, कोई नहीं इनकी आवाज सुनता। WTA जैसे, वर्ल्ड बैंक जैसे और IMF जैसे जो संगठन है वो किन की ओर झुके हुए हैं? पाश्चात्य देशों की ओर झुके हुए हैं। अब कुछ नहीं चलती इनकी, तो अब लियो है यही बह रही है, इसी की धारा। ऐसा ही एक व्यक्ति है जोसेफ स्टिग्लिट्ज। इसकी पुस्तक है, वो है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट। डिसकंटेंट होता है असंतोष, वैश्वीकरण और उससे उपजे हुए असंतोष। इतना ही कर लो, वैश्वीकरण व उससे उपजा असंतोष। ये पुस्तकें याद रखने, बहुत ही फेमस दो पुस्तकें हैं, बेल्डन बेलो की डी ग्लोबलाइजेशन और जोसेफ स्टिग्लिट्ज की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ग्लोबलाइजेशन एंड ये हाँ डिसकंटेंट, यानी असंतोष, वैश्वीकरण के प्रति जो असंतोष है। इन्हें अब तक जितनी भी पुस्तकें याद की उन्हें सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक किसकी है? जोसेफ स्टिग्लिट्ज की है, जो उदारीकरण से जो असंतोष पैदा हुआ है उन कारकों की ये चर्चा करती है। और इसका एक शब्द हमने और दिया था, सांस्कृतिक प्रघात, कल्चरल शोक, वो शब्दावली की थी। कुछ ऐसे विचारक हैं जो कहते हैं तृतीय विश्व के लिए वैश्वीकरण के प्रभाव क्या है? सकारात्मक है। ऐसे विचारकों में एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है जगदीश भगवती। इनकी पुस्तक है इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इस पुस्तक में वो कहते हैं कि ये जो आप कह रहे हो आपदा पूंजीवाद आया है, ये बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो रही है, थर्ड वर्ल्ड की अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो रही है। इसमें क्या दोष है? वो वैश्वीकरण का नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सरकारें ही इतने घटिया तरीके से लागू करती है इन चीजों को कि वो संभल ही नहीं पाती। दूसरे जो काउवेव सर्किल होते हैं, वैश्वीकरण है वो तेजी मंदी नहीं लाता, तेजी मंदी तो बाजार के स्वाभाविक चीजें होती है, वो है। तो किसको संभलना होगा? अब जो राष्ट्र राज्य की सरकारें हैं उनको संभलना होगा, राष्ट्र राज्य सरकारें।
और ये मानना होगा कि तेजी और मंदी है ये वैश्वीकरण नहीं लाता, बल्कि बाजार में स्वाभाविक होती है तेजी और मंदी आना, इसको मानना पड़ेगा। तो राष्ट्र राज्यों की अपनी भूमिका को सही करना होगा। अभी राष्ट्र राज्य क्या करते हैं? राष्ट्र राज्य की सरकारें भ्रष्टाचार में डूबी रहती है, लाल फीताशय में डूबी रहती है, ये जवाबदेह नहीं होती अपनी जनता के प्रति, उत्तरदायी नहीं होती जनता के प्रति। तो ये क्या करती है? बहुत ही घटिया तरीके से लागू करती है। कौन सी चीजों को? वैश्वीकरण को। ये एमएनसीज के हाथों बिक जाती है, ठीक है, ये एनजीओ के दबाव में आ जाती है, ये ट्रांसनेशनल कंपनियों के दबाव में आ जाती है चुनाव के समय या किसी भी समय, और ये उनसे दबती रहती है, इसलिए गड़बड़ आती है। बाकी ग्लोबलाइजेशन में दिक्कत है नहीं है। तो ये है जगदीश भगवती। और ऐसे ही एक विचारक और है जो इसका समर्थन करते हैं, वो है अमर्त्य सेन। ये कहते हैं कि जरूरत ये है कि अब नॉलेज का वैश्वीकरण किया जाए। ये नॉलेज का वैश्वीकरण हो रहा है, तो जो भारतीय परंपराएं हैं, रीतियां हैं, चाहे भारत का जीरो है या इसकी जो भी है, वो संसार भर में फैल रहा है। अमर्त्य सेन कौन से ग्लोबलाइजेशन की चर्चा कर रहे हैं? नॉलेज के ग्लोबलाइजेशन। तो ये हमने वैश्वीकरण और तृतीय विश्व के कैसे क्या प्रभावित किया, विकासशील देशों को हमारे देशों पे क्या प्रभाव डाला। तो ये बेल्डन वेलो और जोसेफ स्टिग्लिट्ज तो कहते हैं कि इसने कैसा प्रभाव डाला है? नकारात्मक प्रभाव डाला है। और जगदीश भगवती और अमर्त्य सेन वैश्वीकरण का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। तो ये पुस्तकें हैं, इनको आप याद कर लेना। जोसेफ स्टिग्लिट्ज की है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट, और बेल्डन वेलो की है डी ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन एंड एंटी ग्लोबलाइजेशन किसकी है? डेविड हेल्ड की है। धीरे धीरे आप 2-3 बार याद करोगे, याद हो जाएगी। इन शब्दावलियों को ना एक साथ लिख लेना आप, सब शब्दावलियों को, तो एक पेज में वैश्वीकरण कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा ही। जहां से क्वेश्चंस आते हैं, समझ विकसित हो गई है। अब इनको, किताबों को और उनके जो छोटे छोटे शब्दावली, उनको एक साइड में लिख लेना। अब टॉपिक बच गया, कल शुरुआत करेंगे, कल नहीं परसों, उदारीकरण और निजीकरण, और साथ में करेंगे समाजवाद, ठीक है। फिर मंगलवार बुधवार से कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस शुरू करें, या फिर इंडियन थिंकर्स, दोनों में से एक वो सोच लेंगे अपन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।